हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइस, उसमें आप पढ़ेंगे फरवरी के करंट अफेयर्स। एंड हाँ, मुझे लेट हो गया था ये करंट अफेयर्स बनाने में, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको करंट अफेयर्स की कोशिश करूँगी कि सारी फरवरी का आपको डेटा सारा बता दूं। और मार्च का जल्द से ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे। एक दो करंट अफेयर्स में जल्दी से लाऊंगे और उसके बाद हम लोग मार्च वाला स्टार्ट कर देंगे, ताकि मार्च वाला हमारा करंट अफेयर लेट ना हो पाए। तो गाइज जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिल सके। तो मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की। एंड जैसा कि मैंने बोला है कि मैं जल्द से ही अब स्टार्ट करने वाली हूँ कुछ मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको लिंक दे दी है, आप वहाँ से ऑनलाइन तैयारी से आप फ्री के कुछ मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। एंड उसके साथ ही एक तैयारी प्लस भी ले सकते हैं। अगर आप तैयारी प्लस से तैयारी करते हो, अपने मॉक टेस्ट देते हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज उसमें आपको 1500 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं, जिसमें हर जितनी भी परीक्षाएं होती है आपकी प्रतियोगी, सबके कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट होते हैं, लगभग 300 प्लस। और इसके साथ अगर आप तैयारी करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर आप बाहर से कहीं एसटी लेते हो तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है एंड आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिल पाता कभी कभी। तो इसमें क्या होगा, आपको तुरंत रिजल्ट आ जाएगा और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है। मैंने ये चीज़ खुद देखी है। एंड अगर आप मेरे रेफरल कोड से खरीदोगे तो आपको बहुत ही सही रेट में ये जो तैयारी प्लस है वो पड़ जाएगा, यानी कि 499 का तैयारी प्लस आपको 399 में पड़ जाएगा। आपको 100 रुपीज़ ऑफ हो जाएंगे अगर आप मेरे रेफरल कोड से खरीदते हैं। तो मेरे रेफरल कोड की लिंक भी मैंने नीचे दे दी है, आप वहाँ से तैयारी प्लस खरीद सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपनी आज की ये वीडियो। तो जैसा मैंने बोला है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है इसमें, तो बिल्कुल भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है, पूरी देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हाल ही में किसने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं राजीव नयन चौबे। राजीव नयन चौबे, इन्होंने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली। संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि जितनी भी आईएएस आईएफएस ये सारी परीक्षाएं होती हैं सिविल सर्विसेज की, ये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित कराई जाती हैं। और अगर हम बात करें राजीव नयन चौबे के बारे में, तो ये जो है तमिलनाडु के आईएएस कैडर भी रह चुके हैं और अब इन्होंने आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है और ये शपथ दिलाई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। तो अगर हम बात करें कि इनका कार्यकाल कितना रहेगा, तो वैसे जो लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हाँ, अगर एज आपकी 65 इसकी एज मैक्सिमम है। मान लीजिए अगर आप 63 की एज में अगर कोई इसका सदस्य बन रहा है तो वो सिर्फ 2 साल के लिए कार्य कर पाएगा। तो 6 साल का कार्यकाल होता है और 6 या 65 जो भी पहले हो, ठीक है। तो ये है इनका कार्यकाल। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2019 जीता? तो ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट था, एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट, ये जीता कतर ने और हराया जापान को। तो जापान लगभग 4 बार से विजेता रह चुका है इस टूर्नामेंट का, और इस बार कतर ने इसे हराया है, 3-1 से हराया है। और बहुत ही शानदार खेला कतर ने। तो हमारा ये हो जाएगा कि हाल ही में किस देश ने एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2019 जीता है, तो वो आंसर हमारा हो जाएगा कतर। और ये जो एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसका अगर हम मुख्यालय बोले तो मुख्यालय जो है इसका मलेशिया के कुआलालंपुर में होता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला 2019 का पार्टनर राज्य कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला 2019 का पार्टनर राज्य है महाराष्ट्र। आई एम सॉरी अगर वॉइस में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आ रही हो, बिकॉज मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो हो सकता हो कि आप लोगों को वॉइस में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, तो आप लोग थोड़ा सा वॉल्यूम तेज कर लीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला 2019 का पार्टनर राज्य है महाराष्ट्र। एंड अगर हम बात करें कि आखिर है क्या ये अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला,
तो वैसे तो हरियाणा इस अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन कराता है। इसमें एक देश पार्टनर देश सेलेक्ट किया जाता है और इसके साथ ही एक पार्टनर स्टेट भी यानी कि एक थीम स्टेट भी सिलेक्ट की जाती है। तो जो थीम स्टेट है वो है महाराष्ट्र एंड जो आपकी पार्टनर कंट्री है वो है थाईलैंड इस बार की। ठीक है, तो और मैं आपको बता दूं कि क्यों ऐसा किया जाता है, क्यों ऐसा सेलेक्ट किया जाता है कोई एक थीम स्टेट। तो इसका सिर्फ एक रीज़न ये है कि जितने भी हमारे भारत के स्टेट है उनके जो भी खान पीन है, उनके जो भी हस्तशिल्प है यानी कि हैंडीक्राफ्ट है, उन सबको जो ऐसे लोग हैं जो अपनी चीज़ों को अच्छे से प्रदर्शित नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग हैं जिनमें कला बहुत ज़्यादा है लेकिन वो उस चीज़ को दिखा नहीं पाते। तो छोटे छोटे कारीगर जैसे आपने देखा है, जैसे हथकरघा उद्योग होता है, छोटे छोटे शिल्पकार होते हैं, तो वो अपनी ऐसे ऐसे कुछ हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं, बट वो उसे एक बड़े पैमाने तक ले नहीं जा पाते। उन सारी चीज़ों को, उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं ताकि उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। एंड ये जो मैंने जैसे कि आपको बताया इस बार की थीम स्टेट महाराष्ट्र है और जो ये सूरजकुंड मेला करवाता है, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला ये करवाता है आपका हरियाणा। ठीक है, और इस बार की जो हमारी पार्टनर कंट्री है इसकी वो है थाईलैंड। तो इसमें कुजिन भी होती है एंड आपके हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें भी होती है। कुजिन मतलब जैसे जो भी आपकी थीम स्टेट है, मान लीजिए महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की जो पारंपरिक खाने होंगे, लाइक जो वहाँ के स्वीट्स से लेकर के जो चीज़ें होती है लाइक पूरन पोली, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे प्रदर्शित की जाएंगी, प्रदर्शनी में लगाई जाएंगी, लोग उन चीज़ों का भी लुत्फ उठाते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली फ्यूचर ऑफ द रेल रिपोर्ट को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने तैयार किया है? तो पहली फ्यूचर ऑफ द रेल रिपोर्ट जो है उसको तैयार किया है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। यहाँ अब ध्यान दीजिएगा बिकॉज यहाँ जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिखा है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने फ्यूचर ऑफ द रेल रिपोर्ट को तैयार किया। मैं आपको बताती हूँ कि आखिर क्या है, बिकॉज ये वन लाइनर है तो हम लोग बहुत डीप नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समझेंगे इस चीज़ के बारे में। तो फ्यूचर ऑफ द रेल रिपोर्ट जो है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि भविष्य में जो भारत की रेल है यानी भारतीय रेलवे है उसका फ्यूचर कैसा होगा। और भी देशों के बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है। जैसे कि बाकी देशों की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया रूस, जापान जो है वो अपनी रेल जो भी है उसमें बहुत इलेक्ट्रिसिटी को बहुत बढ़ावा दे चुके हैं, यानी कि उनकी जो मोस्टली रेल हैं, ट्रेन हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। लेकिन अभी भी दक्षिणी अमेरिका और जो आपका उत्तरी अमेरिका है वहाँ की कुछ ऐसी ट्रेन्स हैं जो अभी काफ़ी हद तक डीजल पर निर्भर है। तो ये तो रिपोर्ट ने निकाला विश्व के बारे में। भारत के बारे में क्या निकाला वो भी मैं आपको बताती हूँ। भारत के बारे में ये निकाला है कि जितना भी मोस्टली रेलवे पे लोग डिपेंडेंट है वो लगभग 8% है। भारत के लगभग 8% जो परिवहन है वो रेलवे द्वारा किया जाता है। एंड लगभग 2050 तक ये जो भारतीय रेलवे है ये बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है। जो भारतीय रेलवे बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है, इसमें बहुत सारे अरब डॉलर का निवेश भी किया जाएगा ताकि बहुत अच्छी सुविधा दी जा सके। और इसके साथ साथ जो मोस्टली एक और काम होता है, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग सिर्फ जितने भी होते हैं लोग ट्रैवल ही नहीं करते, ट्रैवल के साथ साथ बिजनेस भी होता है। जैसे कि आपने देखा है मालगाड़ी होती है तो वो भी सामान वगैरह ले जाती है, तो इससे क्या होता है व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है। तो इससे अगर ऐसा होता है भारतीय रेल में अच्छी होती है भारतीय रेल जितनी ज़्यादा, तो उतना ही हम लोगों की अर्थव्यवस्था भी सुधार आएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सीबीआई का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया ऋषि कुमार शुक्ला को। ये मध्य प्रदेश पुलिस में रह चुके हैं। एंड अगर इनकी बात करें तो ये भी आईएएस कैडर भी रह चुके हैं और इनको अब सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। आलोक कुमार वर्मा जी को हटा दिया गया 10 जनवरी को उनके पद से
और अब जिनको रखा गया है वो है ऋषि कुमार शुक्ला। ये 2 साल के लिए कार्य करेंगे। और आप जानते हैं सीबीआई का जो मोस्टली कार्य होता है, सीबीआई का तो पहले मैं फुल फॉर्म बता दूं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो, इन्वेस्टिगेशन का जितना भी काम है, जो भी हाई प्रोफाइल काम होते हैं, वो सारे सीबीआई के हिस्से आते हैं। जैसे कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड या फिर कोई भी हाई प्रोफाइल जांच होती है तो लोग सीबीआई बैठक बुलवाते हैं, बोलते हैं कि हमें सीबीआई बैठक करवानी है। तो ये सारी चीज़ें सीबीआई जांच, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप जानते हैं सीबीआई के अंदर आती हैं। और इसलिए सीबीआई बिल्कुल करप्ट ना हो, इसलिए ये सारी चीज़ें किया जाना बहुत ज़रूरी है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि सीबीआई पे भी सवाल उठा दिए गए थे कि सीबीआई भी करप्ट हो सकती है। तो वैसे ऐसा नहीं होता है, लेकिन अब जैसा है आप जानते हैं, राजनीतिक मुद्दों के बारे में बात नहीं करूँगी। तो आप जानते हैं अभी बहुत सारी बवालबाजी हुई थी सीबीआई को लेकर के। तो सीबीआई के अभी नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं ऋषि कुमार शुक्ला। इसलिए ये आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि सीबीआई जो है वो एक मुद्दा बना था थोड़े दिन पहले। इसलिए ऐसी सारी चीज़ें जो कोई मुद्दा बनती हैं या उनके बारे में बातें होती है तो उनको आपको ज़रूर तैयार करना होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। एयरो इंडिया के 12वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? तो एयरो इंडिया के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया बेंगलुरु में। और आप जानते हैं बेंगलुरु कर्नाटक का हिस्सा है। बेंगलुरु मीन्स बेंगलोर। और चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर क्या था ये एयरो इंडिया का 12वां संस्करण। तो 11 संस्करण तो पूरे हो चुके हैं, हर 2 साल में एक संस्करण ये जो है एयरो इंडिया का ये आयोजित किया जाता है। और अगर हम बात करें कि आखिर क्या थी लोगो क्या था इसका, तो तेजस एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, आप जानते हो उसके बारे में। तो लोगो तो तेजस के ऊपर ही बनाया गया था। और ये जो एयरो इंडिया का 12वां संस्करण था, इसमें मोस्टली मेन उद्देश्य ये था कि जितना भी रक्षा उद्योग है उसके व्यापार को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत किया जा सके, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा सके। और आप जानते हैं कि भारत में भी अब कई एयरक्राफ्ट और कई चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है, तो कैसे वो भारत के अंदर बन सके, ये सारी चीज़ें, और कैसे इन सारी चीज़ों के बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके, जितनी भी आपकी रक्षा से रिलेटेड होती हैं। तो उस चीज़ों को लेकर के ये एक आयोजन किया जाता है जो हर 2 साल में आयोजित होता है। और ये किया गया था बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारत में नेपाल के नए राजदूत कौन बने? तो हाल ही में भारत में नेपाल के नए राजदूत बने नीलांबर आचार्य। गाइस यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये आपको याद रखना है कि जो नीलांबर आचार्य है, फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट कर दे रही हूँ कि जो नीलांबर आचार्य हैं ये ऐसे पहले राजदूत बने हैं। पहली बात तो ये फिर से देख लीजिए आप, भारत में नेपाल के नए राजदूत बने, और ये एक पहले ऐसे राजदूत बने हैं जिनको नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। बिकॉज इससे पहले, अभी मैंने आपको बताया कि इससे पहले क्या होता था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते थे वो राजदूतों को शपथ दिलाते थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ इनके बारे में बता दूं कि ये नेपाल के कानून मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया? तो सिंधु नदी डॉल्फिन की अगर हम बात करते हैं तो ये सिंधु नदी डॉल्फिन एक तरीके से विलुप्त प्राय प्राणी हो रही है, या विलुप्त प्राय जीव हो रही है, क्योंकि एक धीरे धीरे से ख़त्म होते जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया, तो वो किया है पंजाब ने। और मैं आपको बता दूं इसके बारे में, ये जो सिंधु नदी डॉल्फिन होती है ये दृष्टिबाधित होती है, यानी कि देख नहीं सकती। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो है सिंधु नदी डॉल्फिन ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान में जो व्यास नदी है वहाँ पे मिलती है मोस्टली। तो ये
अब धीरे धीरे खत्म होने की कागार पे ही है और पंजाब ने इसे राज्य जलीय जीव घोषित किया है। और एक तरीके से राज्य जलीय जीव घोषित करने का उनका ये भी है कि अगर वो घोषित करते हैं तो फिर उस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाता है कि कैसे उस प्राणी का संरक्षण किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि है हाल ही में 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली पहली महिला एशियाई क्रिकेटर कौन बनी? तो ये है पाकिस्तान की सना मीर, जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की पूर्व कैप्टन भी रह चुकी हैं। सना मीर, इन्होंने हाल ही में T20 मैच खेलने वाली, जो इन्होंने 100 अंतर्राष्ट्रीय यानी 100 इंटरनेशनल T20 मैच खेले हैं और ये ऐसी पहली महिला एशियाई क्रिकेटर बनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, नाम है इनका सना मीर, पाकिस्तानी क्रिकेटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व धरोहर केंद्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये की जाएगी पश्चिम बंगाल। और मैं आपको बता दूं कि इसके तहत होना क्या है, इस योजना के तहत क्या होना है, जो ये विश्व धरोहर केंद्र है ये ऐसा क्या होगा। तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये एक तरीके से जैसे आपको सुनने में ही लग रहा है कि विश्व की धरोहर, तो ऐसे कई देश, लगभग 45 देशों के कल्चर को, एक तरीके से उनके जितने भी आध्यात्मिक चीज़ें होती है, जैसे कि मान लीजिए किसी देश का जो भी आध्यात्मिक वो है उसका एक सेंटर बनाया जाएगा। हर एक देश का लगभग 45 ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ पे उस देश से रिलेटेड आप उसके जो भी कल्चर है या फिर जो भी उसका अध्यात्म है उसके बारे में जान सकेंगे। तो ये इस चीज़ को बनाया जा रहा है, उसमें लगभग 3000 करोड़ रुपए जो है निवेश किए जाएंगे। और ये जो है पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के मायापुर में की जाएगी। ठीक है, पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के मायापुर, लेकिन यहाँ पे स्टेट पूछा गया था तो हम लोगों ने बता दिया कि पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे अला मस्जूब किस देश से संबंधित है? तो अला मस्जूब, इनकी हत्या की गई करबला में और ये संबंधित हैं इराक से। और अगर हम बात करें इराक की, तो सॉरी इराक की मैं बोल गई। अगर हम बात करें अला मस्जूब की, तो अला मस्जूब जो हैं एक उपन्यासकार और इसके साथ ही इन्होंने जितने भी मुद्दे थे जैसे धार्मिक, राजनीति, उनके बारे में अपनी खुल के राय रखते थे, बेबाकी से राय रखते थे और इनकी करबला में हत्या कर दी गई। ये जो है अला मस्जूब, ये इराक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बिकॉज फरवरी का डेटा है तो फरवरी में ही होगा, 4 फरवरी को। और भारत में कैंसर से जूझते लोगों की हालात बहुत ही एक तरीके से हम बोल सकते हैं संख्या बहुत ही ज़्यादा है और हालात भी बहुत ही बुरे हैं, बिकॉज लोगों को पता नहीं चल पाता कि उन्हें किस तरह का, क्योंकि कैंसर भी कई टाइप के होते हैं, स्किन से लेके माउथ से लेके बहुत तरीके के कैंसर होते हैं। तो लोगों को कई बार पता ही नहीं चल पाता कि वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। और मोस्टली जो थोड़ा गरीब लोग हैं वो रेगुलर चेकअप भी नहीं करवा पाते, जिस वजह से मौत बहुत ज़्यादा हो रही है। और विश्व में एक तरीके से बोल सकते हैं कि इतना ज़्यादा कैंसर से मौतें हो रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बोल दें कि इसको बहुत ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है वो यही है कि लोग इसके लिए अवेयर हो, ताकि इस चीज़ को जड़ से ख़त्म किया जा सके। क्योंकि अगर सही टाइम पे बोलते हैं, कैंसर का पता लग जाता है तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर स्टेज काफ़ी आगे तक चली जाती है तो फिर उसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। किस राज्य में पसुपु कुमकुमा योजना के दूसरे चरण को लॉन्च किया गया? तो ये जो पसुपु कुमकुमा योजना है ये लॉन्च हुई आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया। और इस योजना के तहत जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जो स्त्रियां हैं, जो भी बाल विकास से रिलेटेड है, यानी कि बाल विकास जैसी किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई हैं, तो उनको जो 10,000 रुपये है वो 3 किस्तों में अदा किए जाएंगे। इसके साथ ही बहुत सारी स्कीमें जो पहले से चल रही थी, जिनमें लोगों को, जैसे कुछ भी ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, मोची हैं, बुनकर हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो आश्रित हैं, या फिर दिव्यांग हैं, या फिर थर्ड जेंडर के हैं, तो उनको जो भी एक तरीके से हम बोलते हैं पैसे जो कुछ दिए जा रहे थे उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। कुछ उनको और ज़्यादा
पैसे जो है बढ़ा दिए गए हैं और इस बार बढ़ाकर दिए जाएंगे। तो कुल मिला के ये है कुमकुमा योजना, पसपू कुमकुमा योजना सॉरी। तो ये लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में रमेश भाटकर का निधन हुआ, वे किस क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े हुए थे? तो वो जुड़े हुए थे मराठी सिनेमा से। बहुत सारे नाटकों में और कुछ फिल्मों में, जो मराठी फिल्में थी उसमें भी वो अभिनय कर चुके हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो ऐसे लोगों की जिनकी भी डेथ होती है इम्पोर्टेंट पर्सन की, तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि आपको उनको याद रखना होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी न्यूज़, हाल ही में पुणे में किस ट्रैफिक रोबोट को लॉन्च किया गया? तो उस रोबोट का नाम है रोडियो, जिसको लॉन्च किया गया। और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ऐसे बहुत सारे ट्रैफिक रोबोट बनाए जा सकते हैं। और अगर इस ट्रैफिक रोबोट के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा ट्रैफिक रोबोट है। इसमें बहुत सारी खासियत है। इसमें 16 इंच का एलईडी डिस्प्ले भी लगा हुआ है, जिसमें आप ट्रैफिक रूल्स देख सकते हो और बहुत सारी चीज़ें जो ट्रैफिक से रिलेटेड होती है, कुछ सूचनाएं होती है कि अभी आप क्रॉस करो मत करो, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। जो ट्रैफिक जब आप ट्रैफिक पुलिस देखिए, ट्रैफिक पुलिस का काम जो होता है बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह से अगर एक ट्रैफिक पुलिस लगा दिया जाए, शायद वो उतना मल्टीटास्किंग ना हो पाए जितना कि एक रोबोट कर सकता है। ये सोच के इस रोबोट को तैयार किया गया। और रोबोट को बनाने वाले, ये तो मुझे सबसे ज़्यादा सोच के बहुत ही अलग लगा, क्योंकि इस रोबोट को जिन लोगों ने बनाया है वो लगभग 13 लड़के हैं। 13 लड़के हैं शायद, एंड वो 13 से 14 एज के लड़के हैं। और 13 से 14 एज के लड़के, 13 से 14 वर्ष के लड़के वो ऐसा कोई रोबोट तैयार कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और वो रोबोट जो है वो चल फिर सकता है एंड बहुत सारे काम कर सकता है। अब उसको लोग ये लगा के देखेंगे पुणे में। तो चेन्नई, पुणे और थाने के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इस रोबोट को बनाया है, जिसका नाम रखा गया है रोडियो। और बहुत सारी ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं चेतावनियां देगा, जैसे कि अभी आप क्रॉस करो ना क्रॉस करो, तो इस तरह की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस टेलीस्कोप ने बेडिन फर्स्ट नामक नई छोटी आकाशगंगा की खोज की? तो ये बहुत ही फेमस टेलीस्कोप है, हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल स्पेस टेलीस्कोप जिसने बेडिन 1 नामक नई छोटी आकाशगंगा की खोज की। ये बेडिन 1 आकाशगंगा जो है हमारी आकाशगंगा से लगभग 1000 गुना ज़्यादा धुंधली है, ठीक है। और इसका आकार जो है वो गोल है और काफ़ी छोटी है। और नाम तो आपने देख ही लिया, बेडिन 1, ठीक है। तो इस नई छोटी आकाशगंगा की खोज की है हबल स्पेस टेलीस्कोप ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मूल्य मॉनिटरिंग तथा शोध इकाई स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है केरल। तो इसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं कि आखिर ये मूल्य मॉनिटरिंग है क्या। तो चीज़ों के एक मानक मूल्य होते हैं जिनको तय कर दिया जाता है। तो इसमें दवा के लिए ये एक मूल्य मॉनिटरिंग और शोध इकाई स्थापित की गई है। किसका प्राइस कितना होना चाहिए, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये डिसाइड करेगा। तो गाइज़ आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं। एंड आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कैसी लगी आज की ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।